हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे क्वेश्चन की जो आपको शायद ही नहीं पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कैनाल किरणें। कैनाल किरणें क्या है? कैनाल किरणें ई गॉल्स्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जो धन आवेशित विकिरण थी और उनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परंतु विपरीत था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 2000 गुना अधिक था। यह बहुत कम दाब पर गैसों के विद्युत द्वारा प्रवाहित करने पर प्राप्त हुई। देखो गैस, एल्गोस्टिन ने विकर्ण की खोज की और एक आवेशित विकर्ण था। इनका आवेशित इलेक्ट्रॉन के बराबर विपरीत था, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन ना इसका विपरीत था। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के अपेक्षा 2000 गुना अधिक था। मतलब कैनाल किरणें इलेक्ट्रॉन से 2 गुना अधिक था और ये बहुत कम दाब पर गैसों से विद्युत धारा प्रवाह करते थे। मतलब गैसों से बहुत दाब पर विद्युत धारा प्रवाहित करते थे। अरे कुछ नहीं है, भैया कमाई भी नहीं है, कमी देखो, गरीबी है, फिर भी पढ़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं हमको। बात करें कि दूसरा क्वेश्चन की, तो यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन में एक प्रोटॉन है तो उसका आवेश होगा कि नहीं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उसका आवेश होगा कि नहीं। तो चलो क्योंकि आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के समान होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन वाले परमाणु में कोई आवेश नहीं होगा, वह उदासीन होगा। देखो मान लो इलेक्ट्रॉन n माइनस बराबर होगा प्रोटॉन n प्लस, तो इसका आवेश क्या होगा? 0 होगा। इसका भी बल लग रहा है, इसका भी बल लगा रहा है, तो उदासीन होगा कि नहीं? तो 0 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, परमाणु एक धन आवेशित गोला है, मतलब प्लस है, धन आवेशित मतलब प्लस गोला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन तरबूज की बीजों की तरह बिखरे हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं। देखो आप तरबूज देखो है, इसके अंदर में धनात्मक, ये धनात्मक हुआ मैंने प्लस आई ऋणात्मक, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ई वाला इलेक्ट्रॉन, आई वाला प्रोटॉन, समझ ही होंगे शायद से। इसका विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक अंश का परिमाण समान होता है, इसलिए विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में कौन सा अपरमाणु कण विद्यमान होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन नामक अपरमाणु कण विद्यमान होता है। रदरफोर्ड ने नया नाभिक का खोज किया था, वो नाम प्रोटॉन था, तो उसका नामक अपरमाणु कण विद्यमान होता है प्रोटॉन में, याद रखना गाइस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या अल्फा कणों का प्रकीर्ण प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु, यहाँ पे लाहू नहीं होगा, धातु की पन्नी से संभव होगा? सबसे पहले तो अल्फा कण का प्रकीर्ण प्रयोग किसने किया था? इसका हो जाएगा रदरफोर्ड ने किया था गाइस, रदरफोर्ड ने किया था। और और पन्नी से संभव होगा, ये देखो सही उत्तर अल्फा कणों का प्रकीर्ण प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु के पन्नी से संभव नहीं होगा। बोल रहा है अपना अल्फा के कणों प्रकीर्ण के अलावा दूसरी वस्तु से नहीं होगा, क्योंकि सोने की पन्नी की बहुत पतली होती है। सोने की पन्नी मतलब बहुत पतला होता है, क्योंकि सोना बहुत अत्यधिक आघातवर्धता होता है और आघातवर्धता होता है तथा इनकी पन्नी 1000 परमाणुओं की मोटाई जितनी पतली हो सकती है, जो अन्य धातुओं में संभव नहीं है। आघातवर्धता मतलब गाइस, आघातवर्धता मतलब होता है जिस धातु को पीटने पर चादर के रूप में
पाया जाता है उसे आघात बद्धता कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा को पीटने पर एकदम पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इसलिए उसे ही आघात बद्धता कहते हैं। यही बोला है, सोना बहुत अधिक आघात बद्धता होता है, मतलब जितना उसको पीटने पर उसका छोटा छोटा ही हो जाता है ना, छोटा छोटा कण बन जाता है, चादरा के रूप में बन जाता है। इसलिए इस पन्नी को 1000 परमाणु के मोटा और जितनी पतली हो सकती है, और यह धातुओं के संभव नहीं है, अन्य धातुओं में संभव नहीं है। मतलब ये इसमें ही सोने के पन्नी में 1000 परमाणु के मोटा जितनी पतली हो सकता है, मतलब 1000 मोटाई पतली हो सकती है, और अन्य धातुओं में नहीं हो सकता। इसी कारण है अल्फा कण का प्रयोग से सोने की अतिरिक्त दूसरी धातु के संभव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा। होप यू गाइस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे में डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, उसे भी फॉलो करें और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, बाय।